हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को इस वीडियो में जो हम लोग की नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनी हुई है 2023, जिसने सीआरपीसी का स्थान लिया है, इसकी पूरा रिवीजन आप लोग को कराया जाएगा। इसमें जो 531 सेक्शन है, शुरू से लेकर इसमें आप लोग को पूरी जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एफआईआर कैसे लॉन्च होती है, कैसे जो होती है एफआईआर न लॉन्च होने पे कौन सी प्रोसीडिंग अपनाई जाती है, कोर्टों का जुरिस्डिक्शंस क्या होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होते हैं, जो ट्रायल होता है, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, समरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, समन ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, प्ली बार्गेनिंग, अपील कैसे होती है, रिवीजन कैसे होता है, रेफरेंस कैसे होता है, इनहेरेंट पावर क्या है ऑनरेबल हाई कोर्ट की, ये सारी बातों को परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंटों के साथ आप लोग आज रिवीजन करेंगे, एक एक बात को सुनेंगे। देखिए, इस वीडियो का बहुत ही सुरक्षित रखिएगा। जब कभी आपका कोई एग्जामिनेशन आता है, जैसे यूपी में हायर जुडिशियल का एग्जाम होने जा रहा है 20 जुलाई को, उसके लिए आपको बहुत यूजफुल है। आप एक बार इस वीडियो को सुन लीजिएगा 30-35 मिनट का, आपको BNSS से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे सबका आंसर मिल जाएगा। साथ साथ आपको सीआरपीसी के साथ को रिलेट करके भी बताया गया है, ताकि आपको सीआरपीसी का भी तैयार हो जाएगा। जो स्टूडेंट AIB का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत यूजफुल है, राजस्थान जुडिशरी के लिए, छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए ये बहुत उपयोगी है, और जो आने वाला एग्जामिनेशन आप लोग की है, कोई वैकेंसी आप लोग की है जो APO वगैरह की आती है, उसके लिए भी यूजफुल है। तो चलते हैं हम लोग इस 30-35 मिनट आप लोग बहुत ही, जिसको कहते हैं कंसंट्रेट होके परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन स्टूडेंटों के साथ मिलकर इस वीडियो को देखेंगे और इसके एक एक बारीकी को आप सुनेंगे। आपको अगर कोई बात की क्वेरीज है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट लिख दीजिएगा। हम एक एक स्टूडेंट के कमेंट्स को जरूर देखते हैं और उसका आंसर देते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग आज अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस के स्टूडेंट के साथ। जिन लोगों ने अभी तक YouTube चैनल परीक्षा रिफ्रेशर का नहीं सब्सक्राइब किया, वो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, एक बार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे के समय में जो भी वीडियो बनता है वो आपके सिस्टम पर आने लगता है। चलते हैं, हम लोग रिवीजन करते हैं अपने नई BNSS का और इसको सीखते हैं। थैंक यू। देखिए, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो BNSS का एक समरी हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। देखिए, जो BNSS है, ये कहीं पर भी एक्ट में BN शब्द नहीं कहा गया। ये तो हम लोग बोलचाल की भाषा है, जिसमें हम लोग इसको BNSS बोलते हैं। देखिए, इसका दो नाम है, एक इसका शॉर्ट नेम है, इसका फुल नेम है। इसका जो शॉर्ट नेम है वो शॉर्ट नेम हम लोग बोलते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। हम लोग इसको जो शॉर्ट नेम बोलते हैं वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2। शॉर्ट नेम इसका BNSS नहीं, कहीं पर भी आप किसी भी सेक्शन में इसका नाम BNSS नहीं। ये तो शॉर्ट नेम में से भी हम लोगों ने उसको और छोटा नाम बना रहा। और तो इसका देखो शॉर्ट नेम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो जब पूछा जाए कि इसका फुल नेम क्या है, तो आप बोलोगे इसका जो फुल नेम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ब्रैकेट में लिखोगे आप एक्ट नंबर 46 ऑफ 2023, एक्ट नंबर 46 2023। यानी कि 2023 में बहुत से कानून बने, आप लोग के तीनों नए कानून भी 2023 में बने हुए हैं। तो जो सीरियल नंबर है वो BNS का है 45, BNSS का है 46 और BSA का है 47। 3 नए कानून हम लोग के सामने है। चूंकि हम लोग इसमें BNSS की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि ये एक्ट नंबर जो है 46 इस ईयर का है 2023। देखिए, जो BNSS है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजरल लॉ। हम लोग का जो भी लॉ होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजर। जो सब्सटेंटिव लॉ होता है, जिसको हिंदी में हम लोग सारवान विधि कहते हैं, जिसको हम लोग से हिंदी में मौलिक विधि कहते हैं, और जो प्रोसीजर लॉ होता है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रक्रियात्मक। तो जो सब्सटेंटिव लॉ होता है उसमें जो भी, चाहे वो क्रिमिनल लॉ का सब्सटेंटिव लॉ हो और चाहे वो सिविल लॉ का, उसमें जो बेसिक चीजें होती है वो बताई जाती है। जैसे क्रिमिनल लॉ का जो सब्सटेंटिव लॉ है वो क्या है, BNS। तो हम लोग पहले IPC। BNS में है क्या, BNS में केवल डिफरेंट ऑफेंस को क्लासीफाई, ये ऑफेंस चोरी का है, ये ऑफेंस जो है एक्सटर्सन का है, ये जो है रॉबरी का है, ये डकैती का है, ये रेप का है, ये गैंग रेप का है, ये मर्डर का है, ये कल्पेबल होमोसाइड का है, ये सिंपल हर्ट है, ये ग्रीवियस हर्ट है। तो डेफिनेशन बताए गए, इलिस्ट्रेशन बताए गए।
लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि जो सब्सटेंटिव लॉ में जितने भी ऑफेंस बताए गए हैं, अगर वो ऑफेंस हो जाता है तो क्या करें? आपको बता दिया गया सेक्शन नंबर 303 बीएनएस में चोरी, और जब हम लोग आईपीसी पढ़ते थे तो उसमें बता दिया गया था 378 पे चोरी को डिफाइन कर लिया। क्वेश्चन ये उठता है कि अगर चोरी हो ही गई तो हम क्या करें? तब तो हमारा जो बीएनएस है या हमारी जो ओल्ड आईपीसी है वो साइड, क्योंकि उसमें और कोई बात नहीं कही गई है, बस ये बताया गया है कि ये चोरी की डेफिनेशन है और अगर कोई चोरी करता है तो उसको इतना पनिशमेंट, बस इसके बाद हमारा बीएनएस जो है साइलेंट। जहां पर सब्सटेंटिव लॉ साइलेंट होता है वहीं से स्टार्ट होता है प्रोसीजर। जब तक सब्सटेंटिव लॉ पूरा नहीं होगा तब तक प्रोसीजर लॉ जो होता है वो एक्टिवेट नहीं होगा। इसीलिए हम लोग जब क्राइम के स्टेजेस पढ़ते हैं, जो क्राइम के स्टेजेस है वो 4+3, 4+3 अपराध के चरण, 4 जो स्टेजेस हैं सब्सटेंटिव लॉ के हैं, 3 स्टेजेस हैं प्रोसीजर। जब तक सब्सटेंटिव लॉ के चारों स्टेज पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक हम लोग का प्रोसीजर लॉ का 3 स्टेजेस स्टार्ट नहीं होगा। सब्सटेंटिव लॉ का 4 स्टेजेस क्या है? इंटेंशन आशय, प्रिपरेशन तैयारी, अटेम्प्ट प्रयास, और 4th नंबर पर है ए कंप्लीट ऑफ द अपराध के पूर्ण। आशय, तैयारी, प्रयास या प्रयत्न। जब क्राइम पूरा हो जाता है तो उसी समय स्टार्ट हो जाता है प्रोसीजर। तो क्राइम पूरा होने पे क्या स्टार्ट होगा प्रोसीजर लॉ में? BNSS। तो BNSS में कहा गया है, क्रिमिनल लॉ में कहा गया है कि जब कभी कोई क्राइम होता है तो जो BNSS है उसमें 3 स्टेजेस। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण, विवेचना। नंबर 2 इंक्वायरी, जांच। नंबर 3 विचारण, ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। तो इन्वेस्टिगेशन होगा कैसे? किस चीज का इन्वेस्टिगेशन? इसके लिए हम लोग को बोला गया है कि जब आपके साथ क्राइम हो, आपके परिचित के साथ क्राइम हो, कोई ऐसी कंडीशन हो, आप इमीडिएटली पुलिस स्टेशन जाके उसको, हम लोग का ये कहना था कि हम स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस वाला हमारी एफआईआर को भगा देता है, डांट देता है, बिहेव करता है, कहता है कल करेंगे, परसों करेंगे, टहलाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी कॉग्निजेंस। तो फिर क्या हुआ कि जब हम लोग का नया BNSS बन के सामने, ये समस्या दूर कर दी। हम लोग को BNSS के सेक्शन 173 के क्लास नंबर 1 में यह अधिकार दे दिया गया, आप अपनी पीड़ा को, जो भी आपके साथ कोई ऑफेंस हुआ, आपके परिचित के साथ ऑफेंस, वो आपके घर के इर्द गिर्द कहीं पर भी जाके आप पुलिस स्टेशन पे लॉक। वो पुलिस ऑफिसर आपसे ये नहीं कहेगा ये तो मेरे जुरिस्डिक्शन का, कि आप जाइए जिस जुरिस्डिक्शन का है वो करें, अब वो नहीं कर सकते। इसी का नाम नया नाम दिया गया है BNSS में जीरो, इसी का नया नाम दिया गया जीरो एफआईआर। इसको जीरो एफआईआर इसलिए हम लोग कहते हैं, अगर हम ऐसे पुलिस स्टेशन पे जाते हैं जो जुरिस्डिक्शंस नहीं रखता उस ऑफेंस का स्टेशन करने के, तो वो हमारी बात को लिख तो लेता है लेकिन वो एफआईआर का रूप में क्राइम नंबर नहीं डालता। हमको जो भी प्रॉब्लम है हमारी इमीडिएटली वो प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर, और हमसे कहता है कि अब आप इस स्टेशन पर, ठीक, इसीलिए उसका नाम रखा गया जीरो एफआईआर, क्योंकि वहाँ पे क्राइम नंबर नहीं रजिस्टर। एक हम लोग की समस्या ये थी जो हमने अभी आपसे बताया कि पुलिस स्टेशन जाते हैं, हमारी बात को कोई सुनता नहीं। वही 173 के सब क्लास 2 में किया गया है कि आप घर बैठे भी आज सबके पास लगभग इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के रूप में एंड्रॉयड मोबाइल है। आप अपने मोबाइल से मेल कर दो पुलिस स्टेशन को, फ़ोन कर दो, आप उसको व्हाट्सअप कर दो, तो जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक मोड पर करते हैं तो वो उसको हम लोग बोलेंगे EFIR। ठीक, आपसे कहा गया आपने पुलिस स्टेशन को सूचना दे दिया, सूचना देने से 3 दिन के भीतर आप पुलिस स्टेशन जाइए, जो आपने मेल किया है, जो आपने व्हाट्सअप किया है, जो भी किया है, उसके प्रिंट आउट निकलवाइए वहाँ से, या आप कास्ट निकालिएगा पुलिस स्टेशन, और आप एफआईआर की एक कॉपी आपको मिलेगी सिग्नेचर करके, और आपकी जो है एफआईआर की कॉपी सेकंड वाली आपको। तो नया BNSS में हम लोग को सबसे बड़ा प्रोविज़न दिया गया जीरो एफआईआर, और दूसरा बड़ा प्रोविज़न दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, ये दोनों प्रोविज़न ध्यान रखिएगा, CRPC में नहीं।
अब देखिए जो क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं जिसपे ये क्रिमिनल सूट वगैरह चलते हैं, क्रिमिनल जो कोर्ट होती हैं उनका क्या जुरिस्डिक्शंस होता है, क्रिमिनल कोर्ट किसको हम लोग कहते हैं और कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखो जो क्रिमिनल कोर्ट होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 लोगों से क्रिमिनल कोर्ट बनती है। वो 3 लोग कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप याद रखना प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिनको हम लोग पीठासीन अधिकारी कहते हैं उनका नाम अलग अलग होता है। किसी को हम लोग सेशन जज बोलते हैं, किसी को एडिशनल सेशन जज बोलते हैं, किसी को सीजीएम बोलते हैं, किसी को हम लोग एसीजीएम बोलते हैं, किसी को हम लोग जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उनका ये डिजिग्नेशन है और हम लोग उनको क्या बोलते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। एक तो वो होंगे और इनकी जो पोस्ट होती है वो कांस्टेंट। ठीक। दूसरे नंबर पर आते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सारे क्रिमिनल कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। अगर वो क्रिमिनल कोर्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट है वहां पर एपीओ होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। अगर वो सेशन के कोर्ट है तो वहां पर जो होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिनको यूपी स्टेट में कहा जाता है डीजी, क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। तीसरा जो कोर्ट का स्ट्रक्चर में आता है वो प्राइवेट एडवोकेट। वो प्राइवेट एडवोकेट जो होंगे वो होंगे एक्यूज पर्सन। वो उनकी पोस्ट कांस्टेंट नहीं होती। वो एक जो क्रिमिनल के लायर्स होते हैं वो डिफरेंट बट जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो केवल अपने ही कोर्ट में रहेगा। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो जिस कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर केवल वहीं पर रहेगा, कहीं नहीं। लेकिन जो एक्यूज के एडवोकेट होते हैं जिनको हम लोग प्राइवेट एडवोकेट बोलते हैं वो जिस कोर्ट में उनका केस लगा रहता है वहां पर। ठीक है। अब देखिए जो ये क्रिमिनल कोर्ट होती है इसका जुरिस्डिक्शन फिक्स कि कौन सा क्रिमिनल कोर्ट किन मामलों को सुनेगा, कौन सा क्रिमिनल कोर्ट कितना पनिशमेंट दे पाएगा, किस किस क्रिमिनल कोर्ट के पनिशमेंट के ऊपर उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगे, जिसको हम लोग पढ़ते हैं सबमिशन। तो ये आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोग पहले सीआरपीसी में पढ़ते थे 28, 29। सीआरपीसी में हम लोग पढ़ते थे धारा 28 और 29। प्रेजेंट टाइम में BNSS में ये हो गया है सेक्शन नंबर 22, 23। सीआरपीसी की 28 इज इक्वल टू BNSS की सेक्शन 22। सीआरपीसी के सेक्शन 29 इज इक्वल टू BNSS के सेक्शन 20। ऐसे याद करो, पुराने लोग को सब हमने याद करवाया है। ये जो कोर्ट होती है ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दी। जो सेक्शन नंबर 22 BNSS की है इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट को रखा गया है और सेशन को, ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी रखा गया है और सेशन कोर्ट को। जो सेक्शन नंबर 23 है उसमें केवल मजिस्ट्रेटों को, क्योंकि जो आप में से जो लोग भी कोर्ट जाते हैं उनको ये मालूम होना चाहिए क्रिमिनल के जो कोर्ट होती है मजिस्ट्रेटों की कोर्ट होती है और सेशन। तो जो 22 है वो सेशन को और ऑनरेबल हाई कोर्ट को दिया गया। जो मजिस्ट्रेटों का है वो सेक्शन नंबर 22 का फर्स्ट क्लास कहता है कि जो हाई कोर्ट है वो लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब कोई भी पनिशमेंट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के लिए बोला गया है कि वो विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे। अब यहाँ पे हम लोग के सामने एक चीज ये आती है कि लॉ ने कौन कौन से पनिशमेंट का आंसर हमको, अब हमको फिर वापस जाना पड़ता है, हमको वापस जाना पड़ता है सारवान विधि में, सब्सटेंटिव लॉ में। तो फिर सब्सटेंटिव लॉ क्या आके खड़ा हो गया? तो जब हम लोग आईपीसी पढ़ते थे तो इसका आंसर हम लोग को मिलता था 53 में। अब हम लोग BNS पढ़ने लगे तो सेक्शन नंबर 4 में मिले। तो जब हम लोग आईपीसी पढ़ते थे तो सेक्शन 53 में 5 प्रकार के पनिशमेंट, 5 प्रकार। आज हम लोग BNS पढ़ रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, नया रूप, उसमें 6 प्रकार। आईपीसी में 5 प्रकार के जो पनिशमेंट थे, डेथ सेंटेंस, मृत्युदंड, फांसी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कारावास, कैद। तीसरे नंबर पे था इम्प्रिजनमेंट, रेगरस और सिंपल, कारावास, कठोर या सादा। चौथे नंबर पे था 4 फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी, संपत्ति का जब्ती कर। और 5वें नंबर पर था
आईपीसी में फाइन जो अर्थदंड। ठीक, ये 5 प्रकार के पनिशमेंट हम लोग के आईपीसी बताए गए थे। ऑनरेबल हाई कोर्ट चाहे तो ये 5 में से जो भी पनिशमेंट देना हो। आप लोग से अक्सर इंटरव्यू पूछा जाता है क्या हाई कोर्ट किसी पर फाइन लगा के पनिश कर सकती है? ये मत सोचना हाई कोर्ट इतनी बड़ी कोर्ट है कि क्या फाइन। आपका आंसर होगा क्योंकि हाई कोर्ट को कहा गया कि जो लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब पनिशमेंट आईपीसी अच्छा जो आपको देना हो। अब आता है बीएनएस में 6 पनिशमेंट, 5 तो जैसे थे वैसे तो बने ही हैं, एक और आ गया। तो बीएनएस में इसको क्या कहा गया? 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F। 4 का F डेथ सेंटेंस, 4 का B लाइफ इम्प्रिजन, 4 का C इम्प्रिजनमेंट सिंपल और रिग्रेस, 4 का D फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, 4 का E फाइन, 4 का F कम्युनिटी। तो जो नया पनिशमेंट हम लोग के सामने आया वो 4 का F आया, सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा, ये सामुदायिक सेवा आया कहाँ से? रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ द पनिशमेंट। जो हम लोग का पनिशमेंट की 5 थ्योरी है, उस 5 थ्योरी में से जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट की थ्योरी है उसको हम लोग बोलते हैं रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ द। रिफॉर्म करो, सुधारो, इसको अपने राज्य को बोला गया कि अगर आपका एक नागरिक गड़बड़ हो गया है, ठीक है, तो क्या करो? तो भगा दोगे? क्या कर दोगे? ऐसा करो कि अगर उसका ऑफेंस छोटा है, अभी उसके दिमाग में क्रिमिनल एक्टिविटीज आ रही है, तो ऐसा करो इसको। घर का कोई बच्चा अगर बिगड़ जाता है, क्या करते हो? घर से भगा थोड़ी नहीं। आप क्या करते हो? उसके साथ थोड़ा सा रिफॉर्मेटिव वर्क करते हो धीरे धीरे। तो ये ध्यान रखिएगा जो कम्युनिटी सर्विसेज है वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ द सुधारात्मक। तो ये जो हमारा हाई कोर्ट है, BNSS के सेक्शन नंबर 20 के क्लास फर्स्ट में कहा गया ये 100 प्रकार के पूरे। सेकंड क्लास क्या कहता है? सेशन जज या एडिशनल। ये ध्यान रखिएगा सेशन जज और एडिशनल सेशन जज की पावर इक्वल, उनकी पावर में किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं है। जितना पावर मिला है सेशन जज को उतना एडिशनल। इनके लोग के लिए क्या कहा गया है कि जो हमारे सेशन जज और एडिशनल सेशन, ये भी लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब कोई भी पनिशमेंट, ये भी लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब कोई भी पनिशमेंट। बट को जरा ध्यान से सुनो। लेकिन अगर कोई हमारे एडिशनल सेशन जज या हमारे कोई सेशन जज डेथ सेंटेंस, ऐसे कंडीशन में उनके द्वारा दिया गया जो पनिशमेंट है उसको तुरंत लागू, बाकी और कोई पनिशमेंट है वो लागू किया। लेकिन अगर उन्होंने डेथ सेंटेंस सुनाया है, सुना तो सकते हैं, दे तो सकते हैं डेथ सेंटेंस, लेकिन उनको खुद जजमेंट देने के बाद अपनी कॉपी को जजमेंट की कॉपी को भेजना पड़ेगा अपनी स्टेट के और खुद उनके ऊपर जिम्मेदारी रखें। आप हाई कोर्ट को भेजिए, वहां पर 2 जजेस रहेंगे, वो आपके द्वारा दिए गए डेथ सेंटेंस का क्या करेंगे? जांच करें। सही है, ओके कर दे। उनको लगता है कि इसमें फर्दर इंक्वायरी की जरूरत है, फर्दर इंक्वायरी। उनको लगता है इसमें जो है रिट्रायल की जरूरत है, उनको लगता है कि जो डेथ सेंटेंस है इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में करना ठीक रहेगा, उनको लगेगा केवल को कुछ वर्षों के पनिशमेंट में किया जा सकता। ये सारी पावर ऑनरेबल हाई कोर्ट को दिया गया है अगर सेशन जज के द्वारा या एडिशनल सेशन द्वारा डेथ सेंटेंस। ये तो हो गई सेक्शन नंबर 22 BNSS। सेक्शन नंबर 23, सेक्शन नंबर 23 में मजिस्ट्रेटों का जुरिस्डिक्शन। देखो मजिस्ट्रेट 3 होते हैं, मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो 3 होते। सबसे छोटा मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जुडिस, जो उसके ऊपर का बड़ा मजिस्ट्रेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्लास जुडिशल, हम लोग बोलते हैं AC एडिशनल चीफ जुडिस। और तीसरा होता है CM चीफ जुडिस। तो सेक्शन नंबर 23 इन प्रकार के जो मजिस्ट्रेट है उनके जुरिस्डिक्शंस को बताता है कि लोग कौन कौन से पनिशमेंट देंगे। तो सबसे पहले चलो CGM की बात, तो वो क्या होता है? सबसे बड़ा मजिस्ट्रेट। तो जो CGM होता है उनको ये कहा गया 7 वर्ष तक का आप किसी को इम्प्रिजनमेंट कारावास, आपके एक्ट में कहा गया है कि 7 साल से ऊपर
लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस को हम इसको दूसरे रूप में पढ़ लेते हैं, 7 साल तक दे सकता है। तो जो सीजीएम है वो 7 साल दे सकता है, और इसके साथ साथ क्या कर सकता है, जो फाइन है नॉट प्रिस्क्राइब, फाइन के बारे में सीजीएम के ऊपर कोई क्या नाम है कंडीशन नहीं लगाएगी, सीजीएम कोई भी फाइन दे सकता है। ठीक है, क्या सीजीएम कम्युनिटी सर्विस, क्या सीजीएम सामुदायिक सेवा के दंड को दे सकता है? दे सकता है। ठीक है, ये घबराना नहीं कि अरे नहीं दे सकता, अरे जब हाई कोर्ट दे सकता है, इतना बड़ा कोर्ट है, तो सीजीएम क्यों नहीं दे सकता? फिर इसके बाद आते हैं फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देखिए जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनको कहा गया 3 साल तक, 3 years, और 50,000 50,000 रुपए तक का फाइन, आर बोथ आर कम्युनिटी। फिर से ध्यान से सुन, यही सब आप लोग के एग्जाम में आएगा। जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो 3 साल तक प्रेजेंटमेंट और 50,000 तक का फाइन, आर बोथ। फिर इसके बाद तब वर्ड यूज किया गया और कम्युनिटी सर्विस, इसलिए यूज किया गया है कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट कम्युनिटी सर्विसेज के साथ फाइन नहीं लगा, इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन लगा सकता है, ठीक, लेकिन कम्युनिटी सर्विसेज के साथ फाइन नहीं लगा, आप ध्यान रखना। और ये मजिस्ट्रेट नहीं सकते। अब आइए सेकंड क्लास जुडिशियल, जो सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं इनको ये कहा गया 1 साल तक का, 1 year तक का इम्प्रिजनमेंट और 10,000 का फाइन, और बोथ आर, ये आप लोग को इतनी अच्छी तरह याद होना चाहिए, जब कभी सॉल्व करना पड़े, मेंस में लिखना पड़े, इंटरव्यू में बताना पड़े, तो आप क्या करो, हिचको नहीं, आप क्या करो, बड़े स्ट्रेट रूप में आप इसको इंटरप्रिटेट करिए। तो ये बोला गया है किनकी पावर, सेशन जज की। यहाँ पर आप लोग को याद करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा कि 2 प्रकार के जो हमारे मजिस्ट्रेट या जजेस थे उनकी पोस्ट को एबॉलिश, सीआरपीसी में उनको भी जोड़ा गया था, लेकिन जो हम लोग का BNSS बना उनकी पहला हटाया गया असिस्टेंट सेशन, असिस्टेंट सेशन जज, सहायक सत्र ने, एडिशनल मत लिखना, ठीक है, असिस्टेंट। दूसरे हटाए गए कौन से, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट। देखो असिस्टेंट सेशन जज को इसलिए हटाया गया, 1973 में सीआरपीसी में इसको तो बना दिया गया था, लेकिन ये हर डिस्ट्रिक्ट में, रेयर में किसी इस पोस्ट को हाई कोर्ट के द्वारा इस्टेब्लिश नहीं, तो ये हुआ कि जब ये हर जगह है पोस्ट को हटा। अब आता है मेट्रोपॉलिटन को, क्या महानगर। देखो जो महानगर होते हैं उन नगरों को बोलते हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख, जिले की नहीं, नगर की, शहर की, अर्बन पॉपुलेशन। तो जो हमारे यहाँ जनगणना हुई है 2000, इसके बाद से अभी, ठीक, तो ये कहा गया कि 2011 के बाद तो ढेर सारे ऐसे शहर हैं जो मेट्रोपॉलिटन, तो वहां पर अगर आप अभी नहीं बैठाओगे मेट्रोपॉलिटन हित में, क्योंकि वो भी मेट्रोपॉलिटन के स्टेटस पा गए हैं, तो ये कहा गया कि जब तक जनगणना नहीं होती, जब जनगणना हो जाएगी पता चल जाएगा भारतवर्ष में कितने महानगर है, कितने मेट्रोपॉलिटन है, देखा जाएगा NSS में। लेकिन अभी इस पोस्ट को आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में 2 पोस्ट को आप ध्यान रखिएगा, असिस्टेंट सेशन जज, सहायक सेशन न्यायाधीश, और मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन। दूसरी चीज, ये तो हो गए हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब आते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देखिए जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है इनके बारे में जब हम लोग सीआरपीसी पढ़ते थे, सेक्शन 24, सेक्शन 25, सेक्शन 25A सेक्शन में के बारे में 24, 25, 25। अब जो BNSS हम लोग का आया उसमें कहा गया 18, 19, 20, 18, 19, 18 में तो धारा नंबर 18 है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर 2 कभी हो जाए। सेक्शन नंबर 19 इसमें APO के बारे में कहा गया, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप लोग के एग्जाम होते। और फिर इसके बाद जो सेक्शन नंबर 20 है ये डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। जो प्रोसिक्यूशन होता था वो पहले होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता था, ठीक है,
और उसको पुलिस डिपार्टमेंट का एक पार्ट माना, ठीक है। लेकिन इसको क्या किया गया था कि इसको अलग से हटा के बैठा दिया गया डीजी प्रोसिक्यूशन, डायरेक्टर जनरल प्रोसिक्यूशन का एक पोस्ट क्रिएट किया गया और ये बना दिया गया प्रोसिक्यूशन का है। और ये कहा गया कि ये अलग से अब डिपार्टमेंट बना, उसका नाम दिया गया डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन में जो बैठते हैं वो डायरेक्टर जनरल प्रोसिक्यूशन। तो जितने भी ट्रांसफर, प्रमोशन, जो भी चीजें होती है सब उनके ही ऑफिस है। पहले ये कौन देखता था? डीजीपी, डायरेक्टर जनरल पुलिस। तो डायरेक्टर जनरल पुलिस से अब इस डिपार्टमेंट को हटा के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, आप लोग याद रखिएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर 18 में, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर 19 में, और डायरेक्टरेट जो प्रोसिक्यूशन है वो सेक्शन नंबर बना दिया। अब देखिए जो क्या नाम है, मैंने आपसे चर्चा किया लॉजिंग ऑफ द एफआईआर के बारे में। आपकी एफआईआर हो गई, ठीक, थाने पर। अगर आपने एफआईआर के थाने गए, आपकी एफआईआर तो पहले भी थी, आज भी थी। आज ये कह दिया गया कि अगर जो भी 3 वर्ष के ऊपर के मामले होंगे, 7 साल के नीचे होंगे, उसमें जो स्टेशन इंचार्ज है वो अपने थाने से जुड़े हुए गस्टेड ऑफिसर की प्री कंसेंट से करें। प्री कंसेंट मतलब जो डीएसपी रैंक क्या, फिर मिल गया बहाना दर्ज करने, ठीक। आपकी एफआईआर नहीं लाजमी, अब आप क्या करें? तो सीआरपीसी में भी प्रोविजन था, बीएनडब्ल्यूएस में भी ये कहा गया कि अगर आपकी एफआईआर नहीं लॉस किया स्टेशन ऑफ, आप अपने जिले के जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, हम लोग एसपी बोलते हैं, उनसे फिजिकली जाके मिलिए, चाहे आप उनके वो क्या नाम है बाई पोस्ट लेटर भेजिए और उनको ये बताइए कि पुलिस स्टेशन पर मैंने सूचना दिया और मेरी, तो जो एसपी है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उनको ये पावर दिया गया है कि वो अपने ऑफिस में, एक अपना वहां पर उस मामले को रजिस्टर या कंसर्न पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन दे दे इनके मामले की, ठीक। अगर उन्होंने अपने ऑफिस में लाज कर लिया, उनके ऑफिस से जुड़े हुए किसी भी सब इंस्पेक्टर को इसका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस, अगर उन्होंने कंसर्न पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन दे दिया, पता ये चलता है कि ना तो पुलिस इंस्पेक्टर, थाने के इंस्पेक्टर ने लॉस किया, ना एसपी साहब ने, दौड़ रहे मुलाकाती नहीं मिले, बोले एप्लीकेशन दे दो, देखेंगे, देख रहे हैं 15 दिन बीत, अब क्या करें? तो जो प्रोविजन हम लोग को सीआरपीसी में दिया गया था 156(3) के रूप में, वो उसको किस रूप में दिया गया? उसको इस रूप में दिया गया है। अब आप क्या करो कि जो आपने थाने पर कॉपी दिया था वो, या जो एसपी को कॉपी दिया था वो सब करके एक एडवोकेट के थ्रू आप क्या करोगे, कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में आप वो एप्लीकेशन दो। जो आपके थाने के ऊपर जुरिस्डिक्शंस रखने वाले मजिस्ट्रेट, उनको आप ये इन्फॉर्म करोगे कि मेरी बात को न तो स्टेशन ऑफिसर ने सुना, मेरी बात को एसपी साहब ने नहीं सुना, आप क्या करो कि संबंधित थाने को डायरेक्शन दे दीजिए कि मेरे केस को और मेरे मामले का इन्वेस्टिगेशन, तो वहां से आपका अगर रजिस्टर्ड हो गया जाएगा, वहाँ पे आपको एक कॉपी, देखिए जो एफआईआर होती है 3 कॉपी एफआईआर होती है जिसको कहते हैं फर्स्ट इन, ये 3 कॉपी में पुलिस स्टेशन इंचार्ज जिसको बनाता है का भार सदर, एक कॉपी ओरिजिनल होती है, 2 अदर्स कॉपी, सेकंड और थर्ड। जो ओरिजिनल कॉपी होती है आफ्टर लॉजिंग ऑफ द एफआईआर के 24 आवर के अंदर अंदर जो स्टेशन ऑफिसर होता है उसकी जिम्मेदारी है, आप इसको भिजवा दोगे किसके पास? जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठते हैं, थाने पर जुरिस्डिक्शन 24 घंटे। सेकेंड कॉपी फ्री ऑफ कास्ट दे दी जाएगी कंप्लेंट इन्फॉर्मेंट को, जिसने सूचना ला के थाने फ्री ऑफ कास्ट दीजिए, या आप कॉपी रखिए, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से सेक्शन लगे, आपको पता चल जाएगा किस डेट की एफआईआर हुई, आपको पता चल जाएगा किस टाइप की एफआईआर है, ठीक है, आपके पास भी एक रिकॉर्ड। और जो थर्ड कॉपी होती है वो स्टेशन पर रहती है, जैसे एफआईआर लॉज होती है, 12 बजे रात में लॉज होगी, 2 बजे रात में लॉज होगी, 4 बजे सुबह लॉज होगी, उसी समय स्टेशन ऑफिसर की ड्यूटी है
आप उस केस के बारे में एक बना दोगे इन्वेस्टिगेटिंग आईओ। आईओ जो होता है, जिसको विवेचना अधिकारी बोलते हैं, वो होगा उस पुलिस स्टेशन का हुआ कोई उप निरीक्षक, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। ये ध्यान रखें, एबव हो सकता है लेकिन नॉट बिलो नहीं। नॉट बिलो कौन होता है? हेड कांस्टेबल। आने पर नॉट बिलो कौन है? हेड कांस्टेबल। ध्यान आ रहा। तो जिसको भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया जाएगा उसको अब हम लोग बोलेंगे सब इंस्पेक्टर नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे इस केस का ये। ठीक। तो उसको क्या करता है जो स्टेशन ऑफिसर है, और एक चीज और भी ध्यान रखना, स्टेशन ऑफिसर चाहे तो खुद भी आयु, दिक्कत नहीं है, तो होता है ये सब इंस्पेक्टर रैंक। तो जिसको भी आईओ बनाया जाएगा उसको एफआईआर के थर्ड कॉपी, एफआईआर लॉन्च हुई है उसकी तीसरी कॉपी उसको। इसके बाद अगर कोई इंजरी रिपोर्ट है, कोई मेडिकल रिपोर्ट है, कोई दूसरा टेस्ट है, कोई पोस्टमार्टम है, कुछ भी अगर है, अगर उसकी रिपोर्ट आ गई है तो वो। इसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से प्रिस्क्राइब्ड पेज होते हैं वो आपको तो एफआईआर की थर्ड कॉपी, स्टेट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड पेजेस, ये तो 100% मिलेगा। इसके साथ अगर कोई इंजरी रिपोर्ट, कोई मेडिकल रिपोर्ट, कोई विसरा टेस्ट, कोई पोस्टमार्टम अगर आ गया तो वो भी लगा, और ये फाइल बना के वो दे दिया जाएगा। उस फाइल का नाम अब कहलाएगा केडी, उस फाइल का नाम कहलाया जाएगा केस डायरी। ठीक। जो आईओ बनाया जाएगा, उधर एफआईआर लॉन्च हुई, उधर आईओ बन गया। अगर 12 बजे रात में भी एफआईआर लॉन्च हुई तो 12 बजे स्टेशन ऑफिसर जीडी में लिख देगा कि इस क्राइम नंबर की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उनको कॉपी, उनको कहा गया कि 24 आवर के भीतर भीतर, यानी कि जो ओरिजिनल कॉपी जानी है 24 आवर के अंदर अंदर, आप भी आईओ हैं, 24 आवर के अंदर अंदर जाके अकरेंस प्लेस पर जिसको पकड़ना हो पकड़िए, एक्यूज बनाया गया है। कोई रिकवरी होती है तो रिकवरी करिए, डेड बॉडी है तो पोस्टमार्टम कराइए। ठीक है, आप भी अपना 24 घंटे के अंदर, जो भी आप 24 घंटे के अंदर काम करेंगे, एक रिपोर्ट बना के वो ओरिजिनल कॉपी के साथ वो भेज दिया। अगर आपने 24 घंटे के अंदर अंदर एक्यूज को अरेस्ट कर लिया, आप वो ओरिजिनल कॉपी तो भेजेंगे, ठीक है, तो एक्यूज पर्सन को भी मजिस्ट्रेट की कोर्ट, मैंने इनको पकड़ लिया, 24 घंटे से ज़्यादा आप उनको पुलिस स्टेशन पे नहीं रख सकते उस एक्यूज पर्सन को। तो मजिस्ट्रेट के ऊपर यह कहा गया है कि उस व्यक्ति को जिसको ये पकड़ के लाया है कस्टडी में, उसको या तो बेल दे दे तो जेल दे दे। अगर उसको बेल दे दिया तो वो चला गया अपने, बेल दे दिया चला जाएगा। जब बेल रिजेक्ट होती है उसी समय एक नया जाके खड़ा हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिमांड। सीआरपीसी में हम लोग पढ़ते थे 167 में, BNSS से 187। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो रिमांड होता है वही समय वो एक्टिवेट होता है इस समय एक्यूज पर्सन की बेल को रजिस्ट्रेट। तो जो पुलिस ऑफिसर होता है वो अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रिक्वेस्ट करता है कि जिनकी बेल रिजेक्ट हो गई अभी जेल चले जाएंगे, आप मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करिए कि अभी मुझे इनसे बहुत पूछ, ठीक, मैं आईओ हूं तो मुझे ये क्या करे, रिमांड पर दे। तो देखो, रिमांड पर देना या रिमांड पर न देना ये पूरा का पूरा मजिस्ट्रेट की अपनी, ठीक, देगा तो भी रीजन लिखेगा, नहीं देगा तो भी रीजन। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि उसका जेल का चालान तो कट चुका है, अगर मजिस्ट्रेट उसको रिमांड को एक्सेप्ट कर ले तब वो जेल नहीं जाएगा, फिर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। और जो ये रिमांड होती है वो मैक्सिमम होती है 15, अधिकतम रिमांड जो होती है वो 15 दिन, ठीक। लेकिन 14 दिन तक वह पुलिस कस्टडी में रहेगा, 15वें दिन उसको कोर्ट में प्रोड्यूस कर, और ये 15 दिन मैक्सिमम है, 3 दिन के भी हो सकते, 4 दिन के भी हो सकती। अभी आपने देखा जो वो लेडीज का मैटर आ रहा है जो एजेंट के रूप में काम करती थी एसआई की, कस्टडी में आई, पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई? कितने दिन का रिमांड मिला?
दिन। हाँ बोल लो, 4-5 कुछ बोलो। ओनली 4 days। ठीक, पढ़ा करो। हाँ, टीवी में आग और कुछ मत देखा करो। जो भी न्यूज आती है उसमें आप लॉ के पॉइंट को, तब आपका क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, फैमिली लॉ जो होगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, जो रिमांड होती है वो पुलिस कस्टडी। तो जेल होती है वो कैसी कस्टडी है? बेल कौन सी कस्टडी है? लोग सोचते हैं बेल कोई कस्टडी, बेल कस्टडी है क्योंकि आपको बॉन्ड पेपर पर छोड़ा गया, आपने बंध पत्र दी, आपने एफिडेविट जमा किया है, तो आपके ऊपर जुडिशियल कस्टडी। ठीक, एक चीज तो ये आप लोग ध्यान, ये पुलिस ऑफिस। अब जो आईओ बनाया गया, आईओ से कहा गया कि आप अपना इन्वेस्टिगेशन 2 तरह से करेंगे। अगर एक्यूज पर्सन को जेल भेज, यानी कि उसको न तो बेल दी गई न रिमांड दी, वो भेज दिया गया जेल। और जो ऑफेंस है, जिस सेक्शन का ऑफेंस है, उस 10 साल तक का बात कही, सजा की बात। तो आईओ को कहा गया कि डेट ऑफ एफआईआर से 60 डेज के अंदर आप अपने नहीं पूरा करोगे तो जेल में बंद 21% अधिकार के रूप में बेल मांगेगा, उसको बेल देना। अगर मामला ऐसा है जो 10 वर्ष से ऊपर है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का डेथ सेंटेंस, 90 डेज के अंदर आईओ को अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके अपनी पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजना भी। ठीक, अब देखिए, जो आईओ बनाया जाता है उससे ये कहा जाता है कि अगर एक्यूज पर्सन पकड़ में आ गया, अब तो आप ये सब प्रोसीडिंग करोगे, मजिस्ट्रेट के सामने लाओगे, रिमांड की बात होगी। सपोज करिए वो भाग गया, ऑफेंस करके भाग गया, ऑफेंस करके छिप रहा है, ऐसे कंडीशन में ये कहा गया है आप मजिस्ट्रेट को एपीओ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे और बोलेंगे कि मुझे उस एक्यूज पर्सन का अवेलेबल एनबीडब्ल्यू दे दीजिए। अगर एनबीडब्ल्यू पर भी नहीं पकड़ में आता है तो प्रोक्लेमेशन घोषणा करा दीजिए, पूरे भगोड़ा बना दीजिए। ये सब आईओ की ड्यूटी है। पब्लिक, देखिए एपीओ का यही सब काम होता है कि वो जो भी चाहेगा थ्रू एपीओ, पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट से डायरेक्ट नहीं बात, ध्यान रखिएगा, रिस्ट्रिक्टेड, जब तक कि मजिस्ट्रेट उसको कुछ ना पूछे। उसको जो भी कहना होगा, जो भी रिलीफ मांगना, वो थ्रू, क्योंकि एपीओ किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एपीओ किसको रिप्रेजेंट कर? स्टेट को, राज्य को। राज्य ने अपना एक एडवोकेट आप कोर्ट में परमानेंट खड़ा किया। एपीओ इस कोर्ट उस कोर्ट में नहीं जाता है कि अभी इस कोर्ट में वहीं पर उसकी कुर्सी, वहीं पर उसकी मेज, वहीं पर उसका कस्टडी बॉक्स बना रहता है, और उसको एक ठो कांस्टेबल जिसको कहता है पकड़ के कटघरे में रखो, तो वो कटघरे में, एपीओ ने कहा छोड़ दो, छोड़। ठीक, तो वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो ध्यान रखिएगा इतने दिन की इन्वेस्टिगेशन। अब ये से कहा गया अपनी इन्वेस्टिगेशन को जो आप आगे बढ़ाओगे, सबसे पहले आप जाओगे विक्टिम। विक्टिम मतलब पीड़ित, पीड़ित मतलब एफआईआर। ठीक, क्योंकि वो जो केस है विक्टिम ने पुलिस को दे दिया, केस बन जाता है स्टेट वर्सेस एक्यूज, राज्य बनाम अभियुक्त, सरकार बनाम अभियुक्त, इस नाम। तो जो विक्टिम है उसके घर जाएगा, उससे कहेगा कि आप अपने, आपने जिस दिन थाने पे सूचना दिया था तो आप डिटेल में बता। तो जो विक्टिम बातों को बताएगा उसको केस डायरी में लिखेगा, अपनी का नाम देगा पीडब्ल्यू, प्रोसिक्यूटर, जो जो बोलेगा वो लिखेगा। पीडब्ल्यू से कहेगा कि आपका स्टेटमेंट हो गया, कोई गवाह वगैरह आपके पास, बता हाँ। एक गवाह तो पीडब्ल्यू 1, 2 गवाह पीडब्ल्यू 2, 3 गवाह पीडब्ल्यू। जो जो गवाह को बोलेगा, जो जो गवाह अपने स्टेटमेंट देगा, उसका 1 2 3। ठीक, इसी बीच में अगर एक्यूज पर्सन कोर्ट में सरेंडर करके बेल करा, एक्यूज पर्सन ने प्राइवेट एडवोकेट से बात किया क्रिमिनल से, मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई, मैं क्या करूं? वकील साहब ने कहा बेल करा। वकील साहब ने उसकी, तो घर ही में रह सकता है ना, अगर बेल हो गया तो पड़ेगा। तो ये कहा गया अगर ऐसी कंडीशन है तो उसके स्टेटमेंट, उसका जो स्टेटमेंट होगा डीडब्ल्यू के डिफेंस। अगर एक्यूज पर्सन अपने डीडब्ल्यू के स्टेटमेंट में आईओ से ये कहता है कि मुझसे अपराध हो, मुझसे गलती हो,
मैंने ही मारा है, मैंने इसका मर्डर किया, मैंने ही इसको चोट पहुंचा। जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उस एक्यूज पर्सन के कस्टडी में ले लो और कंसर्न जुडिशियल, अगर कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो जो वो कह रहा है कि मैंने ही अपराध किया, तो लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं कन्फेशन लिखने का अथॉरिटी। तो मजिस्ट्रेट के सामने जब जाएगा तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले पूछेगा उस एक्यूज पर्सन से, तुम्हें ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने पीट कर डरा के धमका के तो नहीं लाया है? ऐसा तो नहीं पुलिस वाला को पीट पाट के लाया हो कि चलो कन्फेशन करो। तो सोच के समझ के फ्री माइंड में होशोहवास में मेरे सामने बोलना कि मैंने अपराध, क्योंकि अगर तुमने मेरे सामने अपराध को स्वीकार कर लिया मैं तुम्हें 100% दंड, 100%। तो सोच के समझ के बोलना, इतना मजिस्ट्रेट को उस एक्यूज पर्सन को समझाना। उसने कहा नहीं मैंने, मुझे कोई पुलिस, ठीक। तो मजिस्ट्रेट उसके बातों को लिख लेगा जिसको और बोलेगा सिग्नेचर करा, उसके बाद उसको सजा दे। जब सजा दे देगा तो आगे ना कोई इन्वेस्टिगेशन ना इंक्वायरी, लेकिन उसने ये कहा कि मुझे झूठा फंसा दिया गया, मैंने तो घटना वाले दिन था ही नहीं, ठीक है। अपना वो डिफेंस लिया, तो उसके स्टेटमेंट को केस डायरी, वो कहता है मेरे पास 2 गवाह हैं, तो वो भी बुलाएगा DW1 DW। जब ये दोनों पार्टीज के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लेता है तब आईओ को ये कहा गया कि आप इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, आप क्या करिए, अकरेंस प्लेस का एक जोग्राफिकल मैप प्लान, अकरेंस प्लेस का एक जोग्राफिकल मैप, भौगोलिक मानचित्र नॉर्थ साउथ बनाते हो और एक एक पॉइंट को प्लाट करो, कहाँ पर अकरेंस हुआ, एक्यूज का घर कहाँ पर है, विक्टिम का घर कहाँ पर है, विटनेसेस के घर कहाँ, सब चीज को क्या करो प्लाट। और इसके बाद ये देखो अकरेंस जहां पर घटना घटी हुई है उसके आसपास क्या उन लोगों के भी स्टेटमेंट आए, तो पता चलता है। आपके घर के अगल बगल कोई घटना घटती, आपका कोई स्टेट, आईओ को कहा गया ऐसे लोग के स्टेटमेंट को जरूर लो जो अकरेंस के सराउंडिंग में रहते हैं, जिनका नाम न तो पीडब्ल्यू ने लिया है न तो, क्योंकि वो क्या है किसी से इंटरेस्टेड नहीं, हितबद्ध नहीं। जो पीडब्ल्यू के साथ PW1 ने स्टेटमेंट दिया है वो इंटरेस्टेड है, हितबद्ध है। ऐसा करो, ऐसे लोग के स्टेटमेंट को लो जिनका जिक्र किसी ने, का नाम दिया जाएगा आई इंडिपेंडेंट विटनेस, स्वतंत्र गवाह। 2 हैं तो IW1 IW, 3 है IW1 IW। इसके बाद जो है अब आईओ को यह बोला गया है आपका इन्वेस्टिगेशन का काम हो गया खत्म। अब आप चूंकि इस केस के ऑफिसर्स हो तो जितनी भी चीजें आपने कलेक्ट किया, PW का PW1 का DW1 का IW का IW, FIR की कॉपी, इंजरी की कॉपी, मेडिकल की कॉपी, जो आपके पास, सबको आप स्टडी करिए। और स्टडी करने के बाद आप को ही डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना कि मैंने जितने भी एविडेंस को कलेक्ट किया है क्या ये कोर्ट सफिशिएंट है कि नहीं है। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को लगता है इनसफिशिएंट, इकट्ठा तो मैंने किया है लेकिन जो जो बयान वगैरह किया इससे कुछ मनन नहीं, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहा गया फाइनल रिपोर्ट। CRPC में फाइनल रिपोर्ट 169 में लगती थी, में फाइनल रिपोर्ट, और मजिस्ट्रेट को भेज दो, इसमें फाइनल रिपोर्ट मैंने लगा दिया। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को ये लगता है कि नहीं जो मैंने एविडेंस को कलेक्ट किया है पर्याप्त सफिशिएंट, तो 170 CRPC चार्जशीट लगाता था, 190। तो आईओ को कहा गया कि चाहे तो फाइनल रिपोर्ट लगाओगे, चाहे आधी फाइनल रिपोर्ट आधी चार्जशीट नहीं, है ना, आधी आधी नहीं चलेगी, एक काम लिखना है आपको, फाइनल रिपोर्ट और चार्जशीट फर्स्ट है। तो ये कहा गया कि जो भी आईओ लगाएगा उसको CRPC की 173 सब क्लास, BNSS की 193 सब क्लास 2 में वो भेज देगा मजिस्ट्रेट। जब तक आईओ के कस्टडी में वो केस डायरी रहती है
का नाम रहता है। जैसे केस डायरी वो चार्जशीट का रूप ले लेती है, जैसे केस डायरी फाइनल रिपोर्ट का रूप ले लेती है और मजिस्ट्रेट के पास भेज, तो उसका नाम क्या हो जाता है? पुलिस रिपोर्ट। पुलिस द्वारा भेजी गई रिपोर्ट, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट को चाहे फाइनल रिपोर्ट के रूप में भेजा, चाहे चार्जशीट। ठीक, जब ये आ जाती है क्या नाम है रिपोर्ट, अगर फाइनल रिपोर्ट के रूप में मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट को कहा गया कि IR को लॉस कराया था, कंप्लेनेंट था, इन्फॉर्मेंट था, उसको आना पड़े, नोटिस के द्वारा, सम्मन के द्वारा, BW NPW जिसकी भी। जब वो आ जाएगा तो मजिस्ट्रेट से कहा गया कि आप उससे ये बोलो, आपने जो FIR लॉस कराया था उस पर IO ने फाइनल रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट का मतलब आपकी FIR कुछ मामला नहीं है, कोई साथ साथ उसको, आपका क्या कहे? वो दो शब्द कहे। पहला शब्द कहेगा कि मुझे IO द्वारा लगाया, मंजूर है तो मजिस्ट्रेट भी मंजूर, उस पर्सन कस्टडी में है तो कर दे। वो कहता है कि मुझे IO द्वारा लगाया गया फाइनल रिपोर्ट। अब ऐसे कंडीशन क्रिएट होता है, वो उस कंप्लेनेंट से कहता है इस बात को लिख। जब लिख कर देता है तो लिखने वाले प्रार्थना पत्र का नाम, प्रोटेस्ट अभ्यावर्धन प्रार्थना, मैं प्रोटेस्ट करना चाहता हूं, मैं लड़ना चाहता हूं। ठीक, कहता, तो मजिस्ट्रेट कहता है कि आपका जो ये प्रोटेस्ट एप्लीकेशन है, ट्रीट एज कंप्लेंट, तो मैं कंप्लेंट ट्रीट कर ले रहा हूं और कंप्लेंट केस का मुकदमा मैं चलाऊंगा। दूसरी तरफ अगर चार्जशीट आती है, तो चार्जशीट आने पे मजिस्ट्रेट को ये देखना है कि उसको नाम देते हैं इंक्वायरी, मजिस्ट्रेट को उस चार्जशीट की इंक्वायरी करनी, जांच करनी, क्या कोई प्राइम SI बन रहा है, कोई प्रथम दृष्टया अपराध बन रहा है, नहीं बन रहा है, एक्यूज बन रहा है, उस पर्सन के चार्जेस। तो चार्जेस फ्रेम होता है वो 3 कॉपी में बनती है। एक कॉपी कोर्ट अपने पास रखती है जिसको ओरिजिनल कॉपी कहते हैं, सेकंड और थर्ड कॉपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस। इसके बाद एक्यूज पर्सन से कहा जाता है कि जो मैंने आपके खिलाफ चार्जेस बनाए हैं वो चार्जेस आपको स्वीकार है। अगर वो कहता है हाँ चार्जेस स्वीकार है, कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा, कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा। अगर वो डिनाई करता है, ट्रायल स्टार्ट, डिनाई करता है कि आपने जो चार्जेस बनाए हैं मुझे मंजूर, ट्रायल स्टार्ट। देखो जो क्रिमिनल लॉ में ट्रायल है वो 4 प्रकार, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, सम्मन ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, 4 प्रकार के ट्रायल होते हैं। सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, सम्मन ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, समरी ट्रायल। देखो ट्रायल का जो मोटिव होता है वो ये होता है कि सत्यता को पता लगाना। ये जो एक्यूज पर्सन है, डिफेंस के क्या नाम, विक्टिम है, IO हैं, ये सब जो जो अपने अपने विटनेसेस दिए हैं, इसका मैं सत्यता को पता लगा, तो उसके लिए वो एग्जामिनेशन करता है हर पार्टीज का, फिर एडवोकेटों से आर्गूमेंट कराता है, क्रॉस क्वेश्चन भी कोर्ट पूछ सकता है डेस्क पे बैठ। जब सारा डिसीजन कोर्ट को लग जाता, सब कर लेता है कोर्ट, तब कोर्ट को ये डिसाइड करना होता है जिस सेक्शन की FIR हुई थी, जो मैंने चार्जेस फ्रेम किए थे, क्या वो सेक्शन फिल हो रही, क्या प्रोसिक्यूशन ने सारे एविडेंस जो दिए हैं उससे फिल हो रही है कि नहीं। तो पहले वो नहीं की ओर देखेगा, अगर नहीं फुलफिल हो रही है, एक्यूज पर्सन एक्विटेड बाय इज्जत, अगर हो रही है फुलफिल, कन्विक्शन, दोषित। तो आपको बोलना है कि जो क्रिमिनल का जजमेंट होता है वो होता है एक्विटल और कन्विक्शन, दोष मुक्त या दोष, ये मत बोलना दोष सिद्ध या दोष मुक्त, पहले दोष मुक्त बोल। जब क्रिमिनल का जजमेंट आ जाता है तब इसके बाद स्टार्ट होता है क्रिमिनल के रेमेडीज, उपचार क्या क्या। कोई जजमेंट आ गया, अब आपके पास लॉ ऑफ रेमेडीज, लॉ ऑफ रेमेडीज क्या क्या कर, अपील, रिवीजन। ठीक, तो जो अपील और रिवीजन होती है वो ट्रायल कोर्ट के जजमेंट, जिस कोर्ट में हम लोग अपील और रिवीजन करते हैं ट्रायल कोर्ट से बड़ी कोर्ट। अगर मजिस्ट्रेट ने आपको कन्विक्शन दिया है, एक्विटल किया है, अपील सेशन ने किया है, हाई कोर्ट। तो जो अपील और रिवीजन होता है ये लॉ ऑफ रेमेडी,
आपको लगता है कोई ऐसा हमको उपचार चाहिए, ऐसा रेमेडीज चाहिए जो क्रिमिनल लॉ में नहीं, कोई ऐसा प्रोविजन, तब उसके लिए कहा गया आप सेक्शन 520 BNSS पहले हम लोग पढ़, आप जाइए हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट के पावर अंतर्निहित हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट कि मुझे ये उपचार दे दीजिए, तो मैं आपसे उपचार मांग रहा हूँ उसके इक्विटी जस्टिस गुड कॉन्सेप्ट, इक्विटी जस्टिस गुड कॉन्सेप्ट, न्याय के लिए, साम्य के लिए, सद्विवेक। अगर आप इस तरह की मांग करते हैं और कोर्ट को प्रॉपर एविडेंस दे देते हैं तो कोर्ट आपको क्या करता है, ये रेमेडीज, जैसे प्रेसिंग ऑफ द FIR, आपके खिलाफ झूठी FIR, क्यों बेल कराएं हम, हो गई तो हम बेल नहीं कराएंगे, तो बेल नहीं कराओगे तो पुलिस पकड़ लेगी, तो पुलिस के पकड़ने के पहले आप ऑनरेबल कोर्ट चले जाओ 528 में, और कोर्ट के सामने आप प्रॉपर एविडेंस दो। कोर्ट अगर आपके आपके एविडेंस से सेटिस्फाई हो गई तो कोर्ट आपके जिले के इनकी जो क्राइम नंबर पुलिस लॉज है, जब क्राइम नंबर खत्म हो गया तब खेल खत्म, इतनी पावर हाई कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट जब सेटिस्फाई, लास्ट में एक चीज और ध्यान से समझ, इसकी लास्ट सेक्शन 531, इसमें जो 531 का सेकंड पार्ट है मोस्ट, इसमें कहा गया कि जो मामले चाहे वो FIR के फॉर्म में, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन के फॉर्म में, इंक्वायरी के फॉर्म में, ट्रायल के फॉर्म में, अपील के फॉर्म में, रिवीजन के फॉर्म में, क्रिमिनल रिट के फॉर्म, 30 जून को 11:59 तक पेंडिंग, वो चलेंगे पुराने वाले 30 जून 11:59 तक RPC क्या थी, सारे मैटर उसके, अगर FIR है कुछ भी है तो उसी, लेकिन अगर 12 बज गया, मिडनाइट हो गई, तो कहा जाएगा कि आज हो गया 12 बजे मध्य रात से लेकर अब आगे जो भी हम लोग चल रहे हैं, जितने भी मैटर होंगे वो गवर्न होंगे BNSS। इस समय जितने भी क्रिमिनल की कोर्ट्स हैं, चाहे वो मजिस्ट्रेट की हो, की हो, सबके पास दो दो मैटर, एक तो मैटर चल रहा है उनका RPC एक्ट का मैटर उनके पास चल रहा है BNSS। ठीक, तो इसीलिए जो हम लोग का सिलेबस पब्लिश किया जा रहा है, जैसे हायर जुडिशियल 20 तारीख को हो रहा है, साफ साफ लिख दिया गया न्यू क्रिमिनल ओल्ड क्रिमिनल। अभी 19 नंबर का AIB हुआ था, उसमें साफ साफ लिख गया ओल्ड क्रिमिनल, क्योंकि आप मजिस्ट्रेट बनेंगे, आप APO बनेंगे, जो भी बनेंगे, आपको पुरानी फाइल से आप, इसीलिए सिलेबस में को डाल दिया गया। और देखो एक चीज फार्मूला याद कर लो, जो CRPC के सेक्शन 1 थी 125 लेकर सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर 173 या 170, CRPC के 125 से लेके 174, दो पार्ट में बांट लो, 125 से लेके 165A एक पार्ट में रखिए, 125 से लेके 165A फर्स्ट पार्ट में रखिए, 165B से लेके 174 सेकेंड पार्ट, दो पार्ट में रख लिया CRPC। जो फर्स्ट पार्ट है आप +19 तो फटाफट आपको BNSS के सारे सेक्शन, 125 में 19 प्लस करो, आ जाएगा 100, मेंटेनेंस अब 144 में है, पहले लॉज होती थी 154 में, इस प्लस कर दो, FIR किस में लॉज होती है, ठीक, जो पहले फाइनल रिपोर्ट 169 में होती थी 20 कर दो, फाइनल पहले चार्जशीट फाइल होती थी 190 में, अरे सॉरी 170 में, और फाइल होती है 1। कल जब हमारा प्रयागराज में था सेमिनार, रजनी साहब चले गए थे क्या? जी सर, वो निकल गया सर, एक मीटिंग हाई कोर्ट में, तो नहीं सर, हाई कोर्ट में मीटिंग बस। हम आपको देखे थे लेकिन लास्ट में, जी ठीक है। तो देखो क्या हुआ कि हमने फार्मूला से, तो जो क्रिमिनल के सबसे बड़े एडवोकेट हैं उनकी प्रैक्टिस हम समझते हैं 35 से 40 साल, कल सब थे, कल इन एक्स प्रेसिडेंट थे, प्रेजेंट के प्रेसिडेंट थे, सारे जितने पहले के मंत्री थे,
भी बोलते प्रेजेंट वाले थे, सब लोग थे कल बड़ा अच्छा से। तो जो क्रिमिनल के थे एडवोकेट हमसे कहते सर याद ही नहीं हो बचपन की उम्र के हो, है ना। हमने उनको फिर डायरी में दो पार्ट में पेन और बता दीजिए, हमें इसके लिए क्लास लीजिए, ये थोड़ी आज बल्कि हमसे कह रहे सर ज्वाइन कर लें। अरे हम कहा अपना ज्वाइन करिए जो। तो देखो हर चीज़ याद करने से कुछ चीज़ों को छोटे छोटे फार्मूले बना 125 से लेके 174 याद करने सबसे छोटा, उसको दो पार्ट में बांट लो। एक पार्ट करो 125 से 165 ए, दूसरा पार्ट करो 165 बी से लेके 174। पहले वाले पार्ट में बस 19 प्लस करते जाओ, फटाफट बीएनएस की सेक्शन आनी शुरू। सेकंड वाले पार्ट में 28 करते जाओ, फटाफट बीएन डबल एस की सेक्शन। अब आप सोचिए कि बैठे बैठे 50 सेक्शन नई वाली याद आने के 125 से 150 सेक्शन है याद करने से क्या होगा कि ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आपसे पूछा जाए कि मेंटेनेंस किस सेक्शन में है, आरपीसी तो याद ही है ना। अगर आपने 125 124 ठीक, चलिए आप लोग को क्या पूछना है बताइए तो कर दे दें। तो कोई प्रॉब्लम है रणधीर जी, कोई प्रॉब्लम आपको? किसी कुछ पूछना है? सर मेरा एक क्वेश्चन है। ये बोलिए। सर 0 FIR अगर किसी थाने में होता है, उसके बाद सर सेम पर्सन अगर कंसर्न जुरिस्डिक्शन वाले थाने में जाता है, तो सर उसको डिनाई करने का पावर है, उसको डिनाई कर सकता है सर। 0 FIR कोई FIR थोड़ी ना। उसने जैसे सर आप उसने सबने कहा कि वीडियो आपको हम 0 रुपए देंगे, जी कितना रुपया मिला? नथिंग सर। 0 FIR उसी तरह है जैसे कि एक्सीडेंटल केस में हमको प्राइमरी ट्रीटमेंट कराने का अधिकार किसी भी प्राइवेट नर्सिंग होम में, किसी सरकारी अस्पताल, किसी डॉक्टर के क्लिनिक पर जाएं। जब कोई एक्सीडेंट का केस होता है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या रखा है कि जो भी नियरेस्ट का हॉस्पिटल हो, चाहे वो किसी का नर्सिंग होम हो, चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे डॉक्टर के क्लिनिक, वहाँ आप जाएंगे वो फर्स्ट एड आपका प्राथमिक हो। तो ऐसे 0 FIR में प्राथमिक हो। आपने कहा मेरा पड़ोसी मुझे ईंटा से मारा, मेरा पड़ोसी लाठी से पीट रहा, मेरे घर में चोर घुस आया है, तो पुलिस वाला जाएगा तुरंत आपके वो पड़ोसी की लाठी छीन लेगा, पड़ोसी पकड़ लाएगा। लेकिन उसके बाद वो भेजेगा वहीं पर जो आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। भाई जो आपकी प्रॉब्लम थी हमने इमीडिएटली दूर कर दिया ना। आपको कोई निकलने नहीं दे रहा है, कोई बंदूक तान के बैठा हुआ है, ठीक, तो वो आपको दूर कर देगा। बाकी आप अपने जुरिस्डिक्शन वाले थाने में जाइए, वहां पर तैयार होगी, वो सेकंड कॉपी मिलेगा, आप जो बनाया जाएगा, ठीक। सर इसका रिलीफ, जैसे मेरा सर सीधा क्वेश्चन नहीं था कि सर उसके एक्विजिशन को उसने नोट करके उसको रेफर कर दिया कंसर्न जुरिस्डिक्शन में थाने को, उसके बाद सर वो आउटराइटली उसको अगर रिजेक्ट कर देता है, तो सर वही उस तो अगर सर मेन तो उसका वही रीजन है कि पहले उसने अप्रोच किया कंसर्न जुरिस्डिक्शन को, अगर किया और उसके बाद फिर नॉन जुरिस्डिक्शन वाले के पास गया, वहां से फिर भेजा उसको नहीं, वापस। देखिए अगर तो आप एक्चुअल जुरिस्डिक्शन में पहुंच गए तो वो अगर जी डिनाई करता है तो आप नॉन जुरिस्डिक्शन वाले में नहीं। फिर 156 तब उसके बाद फिर एसपी तब गए। आप अपने जिले भाई वो नॉन जुरिस्डिक्शन वाला आपको छोटा सा उपचार दे दिया बस। उसके बाद बोलिए अगर नहीं सुन रहे तो आप अपने एसपी के पास जाइए, हम नहीं सुन सकते इसका आंसर। और किसी कोई प्रॉब्लम? ठीक सर, सर सेकंड क्वेश्चन। अगर किसी सर किसी को एंटीसिपेटरी बेल मिली है अच्छी फिर से बोलिए जरा। और सर किसी को एंटीसिपेटरी बेल मिली है, अग्रिम जमानत, सर किसी को अग्रिम जमानत मिली है और फिर जैसे कि वो फिर 14 दिन के लिए मिली थी, फिर वो कोर्ट में गए और फिर उन्हें फिर 14 दिन के लिए मिल गई, अग्रिम लेकिन जो जमानत सर में रिमांड आयु है उसने अपनी रिमांड, सर यस सर रिमांड, सॉरी चावल सर, दाल रोटी लेकिन सब जो अलग अलग है, यस नहीं सर थोड़ा बनानी है। कंफ्यूजन हो रिमांड जाता अलग है। है, एंटीसिपेटरी बेल अलग है। आप जो पूछ रहे हो यस रिमांड का सर, क्वेश्चन, हाँ बताइए। तो सर जैसे कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसने अभी तक जैसे 14 दिन बीत गया, अभी तक अपना जो डायरी जमा करना होता है कोर्ट में, उसको FR या जो भी कहते हैं,
अब वो सर उसने जमा नहीं किया। फिर कोर्ट ने उनको एंटीसिपेटरी बेल दे दिया। तो सर ये कब तक चलेगा ऐसे? एंटीसिपेटरी बेल क्यों? सॉरी सर, रिमांड। क्या पिया खाया है? कुछ नहीं सर। सर आपसे पूछने में थोड़ा सा हेजिटेशन होने लगता है। नहीं तो सीधे हम हैं, कोई अवार्ड मिलना चाहिए, सीधे टीचर हैं। आप कह रहे हो आपको देख कर हाँ डर लगता है? सर। ना हमारे ऊपर कोई नहीं सर, एफआईआर है, ना मतलब criminal थोड़ा गड़बड़ हो जाता है सर। है, कोई जी एफआईआर नहीं है, ना किसी कोर्ट से जी कन्विक्टेड है। चलो जी सर। देखो, पहले आप आंसर सुन लो। ये कहा जी गया है कि जो आईओ है वो रिमांड की डिमांड, जैसे मान लिया आईओ ने रिमांड मांगा, कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड, जी 5 दिन के बाद जब जी। उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, तो आईओ अगर हम्म, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू ये कहता है कि मुझे और रिमांड चाहिए, जी तो कोर्ट ये देखेगी कि आपने जो 5 दिन में कितना पूछ, आईओ से जी पब्लिक प्रोसिक्यूटर से पूछा जाएगा कि स्टेट ने कितना पूछता, 10%, 20%, 30%, 40%, क्या वो कहता है कुछ नहीं पूछे? तो कुछ नहीं पूछे तो कर क्या रहे थे? पिटाई जी पिटाई। सर। कल रिमांड नहीं दे, उसने कहा नहीं मैंने 30%, ठीक, बाकायदा केस डायरी लेके जाना है, ऐसे नहीं बस मुंह से बोल दिए। ठीक है, सर मजिस्ट्रेट कोई कहेगा केस केस डायरी डायरी। को प्रोड्यूस करिए, मजिस्ट्रेट ने देखा केस डायरी में से, तो मजिस्ट्रेट ने कहा ठीक है, इनको फिर 20% के लिए फिर से दे दो, ठीक है, रिमांड 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन की फिर रिमांड दे। ये कहा गया है कि जो रिमांड देना है ये फुली सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, किसका? मजिस्ट्रेट का। और मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि रिमांड जबरदस्ती मांग रहा है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? रिमांड को नहीं देगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे आया, हमने आप लोगों को पढ़ाया, कितने दिन तक अधिकतम रिमांड मिले? क्या ऐसे मांगता रहे पुलिस वाला रिमांड मिलता रहे? तो BNSS में डाल दिया गया। अगर मैटर 10 वर्ष से नीचे वाला है, 10 वर्ष से नीचे वाला है, इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को 60 दिन दिया गया है पावर, कि 60 दिन के अंदर अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा करिए, तो उसमें 40 दिन से ज़्यादा रिमांड। लेकिन अगर मैटर क्या वाला है, 10 वर्ष से ऊपर वाला, तो उसमें आईओ को कितनी पावर है? नहीं, पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर, तो उसको कहा गया 60 दिन से ज़्यादा रिमांड। इस 40 दिन और 60 दिन मैक्सिमम है। पहले यह था कि 15-14 दिन की बहुत रिमांड, इसकी काउंटिंग नहीं होती है। मतलब आरपी सिंह ध्यान समझो, अभी 20 जुलाई को आएगा, है ना, तब जब आप रिमांड पे जाओगे हाई कोर्ट में एग्जाम देने, ऐसा पूछा जाएगा कि जो 60 दिन वाला पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने की बात है उसमें हम कितनी रिमांड, 60 का याद करना 40, 90 का याद करना कितना, 40 वाले में कितना रिमांड रहेगा, तो 60 वाले में, 60 वाले 40 में दिन। 40 40, 40 60 दिन। वाले में 40, 90 वाले में सर 60 दिन। हो गया। सर क्वेश्चन बोलिए बोलिए। सर सर ये जो एंटीसिपेटरी बेल जो मिलता है सर, तो इसकी वैलिडिटी कितने दिनों तक रहती है? जब तक कि FIR ना हो जाए। जिस जिस आपके मैटर पर आपने बताया मेरा पड़ोसी मेरे खिलाफ कोई नॉन अवेलेबल ऑफेंस की FIR कर रहा है, मेरी मान प्रतिष्ठा को धूमिल कर देगा, ठीक, अगर कर दिया तो आप अरेस्ट नहीं हो, अगर उसने कर ही दिया तो रोक सकते हो आप। नहीं सर। एंटीसेपेट्रिक मतलब ही नहीं होता है कि आप किसी को FIR करने से, FIR करना है तो करें, बस फायदा ये मिलेगा कि आपको पुलिस अरेस्ट नहीं फायदा, ताकि ट्रायल चलेगा सब कुछ। ठीक है, हो गया सबका? बोलो राजेश साहब। सर आयोग को BW स्टेटमेंट लिखना है तो सर एक्यूज पर्सन जेल में है, तो उसे सर रिमांड के लिए लेना पड़ेगा सर? नहीं, अगर मजिस्ट्रेट ने रिमांड दिया है तो अब तो आप ही के कस्टडी में है। मजिस्ट्रेट ने रिजेक्ट कर दिया, आईओ को जेल जाना, तो जेल से सर लिख के लाएंगे सर? जेल जाना पड़ेगा, कोर्ट से आर्डर मिलेगा, वही आर्डर लेके आप जाओगे तभी तो आपको जेल के अंदर जाने देगा जेल अधीक्षक, वहां पे जाके एक्यूज का आप उसी देखो आईओ कहता क्या है, इस केस का आईओ हो सकता है, एक आईओ 50 केस का आईओ हो, थाने पे केवल एक ही FIR हुई है,
तो वो हो सकता है 5 केस का आईओ हो, फिर इसका चौकी इंचार्ज भी हो, पिछले केस से उसका ट्रायल चल रहा हो, तो वो कहता है कि मुझे कोर्ट भी जाना रहता है, वीआईपी ड्यूटी में भी जाना रहता है, थाने को भी देखना रहता है, ठीक है, बहुत से काम रहते हैं ना। तो ऐसा कर इस एक्यूज को हमको दे दीजिए कस्टडी में, हम फिर जेल जाएंगे इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने। तो जेल जाने मतलब हमको पुलिस स्टेशन छोड़ना पड़ेगा ना। तो रिमांड का मतलब ही केवल ये होता है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कम समय में अपना इन्वेस्टिगेशन, अब बार बार जेल जाएगा तो थाना छोड़ के जाना पड़ेगा ना। अब अगर रिमांड मिल गया तो कहाँ रहेगा वो, तो रिमांड लिया गया है थाने पर रहेगा ना। जब थाने पर रहेगा तो आयोग घूम टहल के थाने ही जाएगा ना वापस। अगर वो पेट्रोलिंग करने गया है, वीआईपी ड्यूटी में गया है, कोर्ट में गया है, किसी को केस में बुलाया गया, तो लौट के तो थाने ही आएगा ना। थाने आएगा जब मौका मिलेगा उससे 24 घंटे तो 5-6 फिर बार तो चांस मिल जुडिशियल जाएगा पूछताछ करने का, तो उसका इन्वेस्टिगेशन जेल चला जाएगा तो इन्वेस्टिगेशन सर जुडिशियल कस्टडी क्या हुआ। सर चलेगा। सर जुडिशियल कस्टडी में फिर कैसे, मतलब वो जुडिशियल कस्टडी में तो अभियुक्त घर पे रहता है ना। जेल भी जुडिशियल कस्टडी है, जेल भी जुडिशियल अच्छा। कस्टडी और बेल भी जुडिशियल कस्टडी, जेल बेल दोनों जुडिशियल, रिमांड पुलिस कस्टडी। यस सर। देखो आप लोग को बताया गया था पहले अरेस्ट तब कस्टडी, पहले अरेस्ट होगा पहले कस्टडी होगी। पहले अरेस्ट। आप लोग किसी कस्टडी में हो, कस्टडी हमारा नाम ना लेना, तो खुद ही आप लोग के कस्टडी में, ठीक है। हाँ समय होता नहीं, तो ये ध्यान रखना कि जो कस्टडी होती है वो कब आती है, अरेस्ट होना। जब अरेस्ट होगा 24 घंटे तक पुलिस ऑफिसर उसको पुलिस कस्टडी रख सकते, 24 घंटा खत्म होने के पहले पहले पुलिस कस्टडी। तो खत्म कैसे होगी, गेट से जाके जज साहब है तो मजिस्ट्रेट बताएगा इनको जेल भेजा जाए, बेल दे के घर भेजा जाए, या अगर आईओ कहता है कि मुझे इनसे पूछताछ करनी है वारंट दे दिया, जेल गया, बेल मिला जुडिशियल कस्टडी, रिमांड मिला पुलिस कस्टडी। ये पुलिस कस्टडी जुडिशियल कस्टडी पूरे ट्रायल में नाचता रहता है। किस समय कौन सी कस्टडी है ये आपसे पूछा।